फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग। सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास में है एंड करेंटली मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, आपकी लगी पड़ी है क्योंकि अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जस्ट 12 के एग्जाम्स दिए रहेंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका पहले सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं निकला एंड वो रीअटेम्प्ट दे रहे हैं इस मई में। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने गैप ले लिया कि भाई बहुत ज्यादा कियोस नहीं चाहिए लाइफ में, आराम आराम से पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया है आफ्टर 12th एंड अब वो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है, आप अगर इसमें से कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जो मैंने अभी अभी मेंशन किया है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज एकदम रियल सी एकदम बेस्ट सी स्ट्रैटेजी जो कि आप यूज करके आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो इजीली। ओके तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ है सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ कंप्लीट गाइड फॉर दिस मी अटेम्प्ट, और अगर आपका फ्यूचर अटेम्प्ट्स भी है तब भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। एंड इसके अलावा we will be discussing exam pattern of and subject strategy एंड 60 डेज प्लान की नेक्स्ट 60 डेज में, क्योंकि मिड ऑफ मई में आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, तो लगभग आपके पास 60 डेज बचे हैं, राइट। एंड अब आपको आपके 60 डेज एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है, डोंकी वर्क बिल्कुल नहीं करना है। एंड आपको आपका 100% एफर्ट देना है, पूरे डिसिप्लिन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि आप फटाफट से सीए फाउंडेशन निकाल सको और सीए इंटर की तैयारी करो, राइट। तो ऐसे समझ लीजिए आपकी प्लेन बस टेक ऑफ होने वाली है, राइट। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, एंड होते ही है। ओके तो चलिए, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाई दिस वीडियो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियोस। भाई सीए कर रहे हैं तो कोई भी चीज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। क्योंकि मैं भी सीए हूं तो मैं भी अपना टाइम कहीं पे भी इन्वेस्ट करती हूँ तो बहुत सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि टाइम इज द की टू सक्सेस, है ना। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना ये बेस्ट होना चाहिए। तो आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्पेशल क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट्स को लेके, रिवीजन प्लान नहीं होता है, और एक बहुत ही डर रहता है कि भाई क्या होगा अगर फेल हो जाऊंगा तो, फेल हो जाऊंगी तो, है ना। तो आज का ये वीडियो जो है सिंपल सा ये सभी फैक्टर्स को कवर करने वाला है, ठीक है। एंड मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि आपके जो सारे के सारे जो डाउट्स है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए एंड आपको ये पावर बूस्ट मिले आपकी पढ़ाई करने के लिए, आपको एक क्लियर गाइडेंस, क्लियर डायरेक्शन मिले जिसको फॉलो करके आप और ज्यादा बेटर फील कर सको, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल लास्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, लॉ का सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक डर है ना। और कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट्स को लेके कि कौन से सब्जेक्ट को कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट रीडिंग कब खत्म करनी है, रिवीजन कब खत्म करना है, एंड उसके अलावा बहुत कुछ, ठीक है। तो और अदर साइड रिवीजन प्लान नहीं होता है, फियर ऑफ फेलियर तो ऑब्वियसली बिकॉज हमने सीए का पासिंग परसेंटेज देखा है तो वो 15 से 20% ही है आज के डेट में, जो कि बहुत बुरा नहीं है गाइस। तो आप कर सकते हो बी इन दैट 15 to 20%, ओके। तो आज हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं बेसिक से शुरू कर देती हूँ एकदम फटाफट से कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो होते हैं 4 पेपर्स, राइट। पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस लॉ, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज मैथमेटिक्स, एंड चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स का हर पेपर रहेगा एंड आपको प्राइसिंग पासिंग क्राइटेरिया याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए एंड मिनिमम 50% का एग्रीगेट है आपको पास होने के लिए, ठीक है। मैं और एक चीज भी बता दूं कि
ये दो जो पेपर है, ठीक है, ये दो जो पेपर है, फर्स्ट एंड सेकंड जो पेपर है, ये होते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। या जैसे लिखने आ रहा है मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये दो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर, और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, ठीक है। ये जो पेपर है, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, और ये दो पेपर है, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, एंड आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ये चीज हमेशा हमेशा दिमाग में याद रख के आपके एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि हमें हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग डोंकी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा एग्जाम का जो परफॉर्मा है वो हमेशा ध्यान में रख के पढ़ाई करो। इससे आपको चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर आपको पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ये सारी चीजें माइंड में अपनी आप क्लियर होती जाती है ना। तो हमेशा आपको प्राइसिंग क्राइटेरिया भी याद रखना है, तो इससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि भाई मुझे कौन सा स्किप करना है, कौन सा बहुत अच्छा करना है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, एंड कौन सा सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा लूज छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो बहुत टफ हो रहा है, एंड टाइम के अकॉर्डिंगली मैं अभी उसको कवर अप नहीं कर सकता। मुझे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए मेरी पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आज ही आप इस वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करके ले लो कि भाई आज के बाद मैं मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सामने देखते हुए इस प्राइसिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वर्क करने वाला हूँ, पढ़ाई करने वाला हूँ, ताकि मेरा जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहे, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई अकाउंट्स में स्कोर कर लिया 45, लॉ में कर लिया 41, ठीक है, मैथ्स में आगे आपको 39 एंड इकोनॉमिक्स में आगे आपको 70, तो भी आप फेल ही कहलाओगे। भले ही आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा एक सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी यू विल बी फेल गाइस। तो हमेशा प्राइसिंग क्राइटेरिया को दिमाग में रख के चलो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितने बेटर तरीके से पढ़ाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है कि भाई अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो उतना आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका टाइम मैनेज कैसा करना है, क्योंकि एग्जाम के वो 3 घंटे, एग्जाम के वो 2 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होते हैं। तो वहां पे जाके आप पॉटी करके नहीं आ सकते हो, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट को हमेशा दिमाग में रख के राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको एमटीपीज आरटीपीज हमेशा सॉल्व करनी है, एंड स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त आप जो भी समरी नोट्स उठाओगे आप उन समरी नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका वो जो एक बोलता है ना, एक जो पुश रहे ब्रेन में, ठीक है, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, तो वो आप भूलोगे नहीं, वो आप चैप्टर को भूलोगे नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल हमेशा ये याद रखो दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग भूल सकता है, एंड वो भूलता ही है। अगर बार बार उसको ब्रशअप नहीं करोगे कोई टॉपिक को, तो आप आप रोबोट नहीं हो कि आपको सारी चीजें याद रहने वाली है, आप भूल जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होकर सीए फाउंडेशन को क्लियर नहीं कर सकते हो गाइस, नहीं कर सकते हो। आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है, ठीक है। तो जितना टाइम आपको फर्स्ट रीडिंग में लगता है ना, उससे आधा ही टाइम आपको फर्स्ट रिवीजन में लगेगा, एंड अगेन उससे भी आधा ही टाइम 25% का टाइम आपको सेकेंड रिवीजन में लगेगा। तो इस तरीके का आपका पैटर्न होना चाहिए, एंड इस पैटर्न के हिसाब से ही आपका स्टडी जो प्लान है वो भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ के लिए क्या स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई लॉ जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव पेपर है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स अटकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी योर सेवियर, ओके। जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो, उस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करो जैसे आपसे आईसीएआई एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ वाइज में कुछ लिख के आ गए, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो ओवर राइटिंग कर ली आप लोगों ने। ये सारी चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा फोकस कीजिए कि आप सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझोगे तो ही आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। आंसर की शुरुआत हमेशा होनी चाहिए एज पर प्रोविजन सो एंड सो, एज पर लॉ,
ठीक है, तो ऐसा शुरुआत होनी चाहिए। हमेशा जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होना चाहिए 4 कैटेगरीज में। ठीक है, 4 कैटेगरीज में आपको आंसर देना आना चाहिए एंड उसमें आपको मेंशन करना चाहिए कि भाई कहाँ पे प्रोविजन है, एनालिसिस क्या है, गिवन फैक्ट्स क्या है एंड कंक्लूजन क्या है। तो ये जो प्रोफार्मा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कि भाई जब वो आपका पेपर खोले ना तो उसको लगे कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, इसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से लिख के आया। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो आपको कम मार्क्स देगा। अज्यूम दैट यू आर द एग्जामिनर। ठीक है, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो अज्यूम करो कि आप एग्जामिनर हो एंड बिना जज किए एंड बायसनेस के बिना आप अपने आंसर को रीड कीजिए एंड आप फिर बताइए कि क्या मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। अगर आप एग्री कर रहे हो कि फुल मार्क्स देंगे आप, तो आप आगे बढ़ जाइए, नहीं तो वापस से उसी पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपको परफेक्शन आना चाहिए। देन अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू बी द एग्जामिनर। ठीक है, अब जैसे कि लॉ है तो भाई कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, कि शुरुआत वैसी करो या फिर कुछ कीवर्ड्स, पूरे कीवर्ड्स आने आपको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स याद आ गए तो वह आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। वहां पे उसको अंडरलाइन करके आ जाइए। केस स्टडी जो भी है उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको मैं रेफर करूंगी स्कैनर, हमेशा स्कैनर को उठाओ। मैं हमेशा मेरे मेंटरशिप में भी आए हुए स्टूडेंट्स को बोलती हूँ भाई स्कैनर उठा, स्कैनर के क्वेश्चन आंसर्स कर। कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आंखों से पढ़, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जहां पे तुझे लग रहा है तुझे डिफिकल्टी है, टाइम लगा 10 मिनट का, 10 मिनट में एक आंसर तेरा लिख के होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस लेती हूँ मैं अपने स्टूडेंट से। ठीक है, तो तब जाके उनकी प्रिपरेशन जो है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है ना। तो आपको सेम चीज मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप नोट डाउन करके ले लीजिए आपके बुक में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब अकाउंटेंसी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? ठीक है, अकाउंटेंसी gonna to be your the most scoring subject, उसको भूलो मत। ठीक है, तो अब स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए कि लास्ट में आंसर टैली नहीं हो रहा है, अरे खट 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 खट, ओवर राइटिंग ओवर राइटिंग ओवर राइटिंग ओवर राइटिंग, हर जगह कट 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 करके आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है ब्रो, लास्ट का पेपर यूज करना। ठीक है, अच्छे से मार्जिन लगा, प्रेजेंटेशन दोनों तरफ मार्जिन लगा। ठीक है, लास्ट में रफ वर्क के लिए जगह दे दे कि हाँ इस क्वेश्चन का रफ वर्क यहाँ पे किया हुआ है। मैं बोल रही हूँ ना, एग्जामिनर को समझ जाएगा तूने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, कभी हो पाए तो पहले पेंसिल से कर ले, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही तो पेंसिल से लिख दे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि तुम पेंसिल को है ना रब एंड दैट पेस्ट करते बैठो, लेकिन तुझे मैनेज करना होगा टाइम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तू पूरा पेंसिल से लिख दे, क्योंकि ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, लेकिन तू मेन जो बैलेंस है ना, मेन जो फिगर है ना, उसको तो पेंसिल से लिख। जब तू कंफर्म हो जाएगा तो पेंसिल को रब मत करना, उसके ऊपर ही पेंसिल लिख के आ जाना, वर्थ हो जाएगा तेरा, तुझे मिटाने की जरूरत नहीं है। और अगर मान ले आंसर गलत हो जाता है तो तू तब उसको मिटा देना, तो तेरा पेपर और ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो अब ओवर राइटिंग हो जाती है, आपको उसको सबसे पहले तो अवॉइड करना है। दूसरी चीज ये है कि तू प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यू एडजस्टमेंट्स, सिर्फ आपको न्यू एडजस्टमेंट्स जो है। ठीक है, मेरे पास ना आज मार्कर नहीं है तो मेरी हैंडराइटिंग ऐसे आ रही है, प्लीज एडजस्ट गाइस। ठीक है, तो न्यू एडजस्टमेंट्स जहां जहां पे है आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी है। एंड जैसे कि मैंने बोला 10 मिनट का टाइम लगाना चाहिए, 10 मिनट में वो क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो स्पीड आप मैच कर पाओगे तो आपका एग्जाम एकदम मक्खन के जैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपको अकाउंट्स के लिए यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपके लिए गोल्डन रूल बनाया, वो 3 गोल्डन रूल्स नहीं जो हम अकाउंट में पढ़ते हैं, मैंने बनाया कि भाई अकाउंट जो है ना वो पढ़ो मत। ठीक है, सॉल्व करो कुछ कुछ चीजें, एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए ना, तब आप आंसर को आंखों के नीचे से देख के निकालो, लेकिन पहले आप राइटिंग प्रैक्टिस करो खुद। और हाँ, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गई थी, क्या मैं आजकल देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, तुम लोग यार क्वेश्चन आंसर्स को मोबाइल से सॉल्व करते हो, मोबाइल में ओपन करके देखते हो कि मोबाइल में आप कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ये नहीं पैटर्न यूज करना है ब्रो, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आपको एंड में कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग है, दिमाग को जो चीजें लॉन्ग टर्म तक ज्यादा याद रहती है वो करो। दिमाग को ये याद रहेगा जब आप एक बुक लेके बैठोगे, उसको टिक करोगे, उसको एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे, और फिर एक डोपामाइन जो रिलीज होगा ना आपके बॉडी से, और ये एडजस्टमेंट आ गई, वो डोपामाइन जो रिलीज होगा ना, वो फीलिंग आपको एग्जाम के टाइम पे याद दिलाएगी और वो फीलिंग ही आपको पास कराएगी। ठीक है, तो हमेशा हमेशा प्लीज डू नॉट solve the question and answers from the cell phone. Please use appropriate books.
ओके, स्कैनर यूज कर लो। कहीं पे आप कोई आपका जो भी स्पेसिफिक आपका वो क्या कहते हैं क्लासेस वाला, ठीक है, आप जिसके पास से कोचिंग ले रहे हो, अगर आप उनकी बुक रेफर कर रहे हो तो भाई वहां से बुक से पढ़ो। प्लीज डोंट गो फॉर सेलफोन्स, वो बस एक डिस्ट्रैक्शन का एक दूसरा नाम है। वहां से आपका प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस होगी तो भी परफेक्शन नहीं होगा, पास नहीं होने वाले हो। तो मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। तो फोकस करो कि एडजस्टमेंट्स के ऊपर, जर्नल एंट्रीज के ऊपर, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी। मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स को कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको करना है, ठीक है। कुछ जो बहुत ज्यादा हायर वेटेज के हिसाब से जो पूरे जो भी मैं बोल रही हूँ पूरा सब कुछ आईसीआई ने वेटेज दे रखा है। आईसीआई ने उनके वेबसाइट पे वेटेज जो है वो दे रखा है, तो उस वेटेज को उन्होंने एग्जीबिशन में नहीं लगाया है। उस वेटेज को इसलिए लगाया क्योंकि तुम स्टूडेंट्स जाओ और उसका बेनिफिट उठाओ, तो तुम उठाओ। तुम जाओ आईसीआई की वेबसाइट पर, वेटेज को चेक करो, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स में आने वाला है, उस चैप्टर को छोड़ना मत, उस चैप्टर को करके आना। यही एक पैटर्न आप लोग यूज करो, थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज को, सेम टाइमिंग पे सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, कैलकुलेटर स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि आपका एक एक बोलते हैं एक रेपो बिल्डअप होना चाहिए खुद के साथ, ठीक है, कि ये फटाफट से मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, हाँ आंसर आ रहा है, चलो टिक करो, आगे बढ़ो। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए आपके पास से, इतने एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, आप अपने साथ मजा आना चाहिए आपको खुद के साथ प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। तो ये ही होगी मैथ्स की सिंपल स्ट्रेटेजी। वेटेज को चेक करो, कुछ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा इजी है तो उसको परफेक्शन बनाओ, उसको परफेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं होगा कि आईसीआई जो है वो 100 मार्क्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट निकालने वाला है। पासिंग मार्क्स जितना पेपर आईसीआई हमेशा इजी निकालता है। जस्ट द ओनली थिंग वी डू इज कि वी पैनिक। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ निकला है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हो, अरे ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अरे ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भाई तेरे को पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, तो 80 मार्क का बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ जाते को 40 मिल जाएंगे, है ना। तो पूरा 100 का मत देख, मैक्सिमम 20-30 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के होंगे, तो मत देख उसके तरफ। जो इजी है उसको पहले एनालाइज करना और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रख एग्जाम के लास्ट मिनट तक कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम के टाइम पे अगर ब्लैंक हो जाओगे ना गाइस, नोबडी कुड हेल्प यू, नोबडी कुड पुश यू। वहां पे कोई नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा मेंटोर नहीं है, तुम्हारा गाइड करने वाला तुम्हें कोई नहीं है। तो काम रहो, एग्जाम के टाइम पे काम रहो। पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, पेपर में पासिंग मार्क्स जितना इजीनेस रहता है हमेशा। तो फोकस करो जो इजी है उसको इग्नोर करो जो डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। यही एक इलाज है कि तुम पेपर को एकदम स्मूथली लिख के आओगे। वो जो बोलते हो ना मुझे एग्जाम में जाके घबराहट हो गई है ना, मैं ब्लैंक ऑफ हो गया, मुझे तो चक्कर आ गया। कंट्रोल, अभी से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो 5-5 मिनट एवरी डे, ठीक है। एंड एग्जाम के डे तक यू विल बी फाइन, यू विल बी जस्ट फाइन। नहीं होगी एंजाइटी, होती है ऑफ कोर्स होती है, मुझे भी बहुत होती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करना आता है। तो जस्ट फाइंड आउट वेज, ठीक है। अब मैंने और भी कुछ वीडियो बना के रखा है जिसमें आई टॉक अबाउट द नेगेटिव फीलिंग्स एंड हाउ यू आर स्टक इनटू दैट फियर लूप, तो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। वो वाला वीडियो जाके देखो, आपको समझ जाएगा कि आपको कैसे वायरिंग करनी है नेक्स्ट आपके ब्रेन की, ठीक है, सबकॉन्शियसली भी। तो ये चीज कर लो। चलो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अच्छा सा स्कोर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स जितना इजी कुछ नहीं है सीए फाउंडेशन में। इसमें स्कोर करो। मेरे स्टूडेंट्स को भाई 80+ 90+ आए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, सब लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला मैम इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग निकल गया। आई नो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस वही है भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, ग्राफ्स जहाँ पे वहां पे अच्छे से आप लोग देखो उस चीज को, कॉन्सेप्ट पढ़ो अच्छे से, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। अगेन हायर वेटेज वाले ज्यादा, लोअर वेटेज वाले लास्ट में लेना है, छोड़ना नहीं है। कम से कम ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो आई विल रिकमेंड मेक इकोनॉमिक्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, अब चाहे कितना ही बोल लो, गलतियां स्टूडेंट्स करेंगे ही, लेकिन उनको सही गाइडेंस देना वो हमारा काम है, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रैंडमली स्टडी करते हैं। मैं हर स्टूडेंट को देखती हूँ रैंडमली स्टडी करो, आज कोई बुक उठा लिया, कल कोई बुक उठा लिया, आज मोबाइल से पढ़ाई कर ली, आज दूसरे पेज से पढ़ाई कर ली। क्या कर रहे हो भाई? Just take one simple book and just go through that book, every single page of that book. Okay, just go through that book. Okay, and most of the students what they do is वो बाप को ही इग्नोर कर रहे हैं। आईसीआई सी का पेपर दे रहे हो, फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मटेरियल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। रजिस्ट्रेशन किया, बुक्स आ गई, ले जाके ऊपर रख के शेल्फ में जाके रख दिया। क्यों? भले ही तुम क्लासेस कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छे फैकल्टीज के साथ कर रहे हो, लेकिन एट द एंड तुम्हारा सीए तुम्हारे सेल्फ स्टडी की वजह से निकलेगा। तुम्हारे कोई कोचिंग क्लासेस वाला सर या मैम आके तुम्हें मार्क्स नहीं दिलवाएंगे वहां पे। तुम्हारी सेल्फ स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड सेल्फ स्टडी स्ट्रांग होने के लिए जो तुम्हारे पापा है, जो आईसीआई है, उनके मटेरियल को तो बस एक बार का बस गो थ्रू कर लो कि हाँ ये वाला जो आईसीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, एंड इस तरीके से क्वेश्चंस बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। उस तो एक बार तो मैं बोलती हूँ कि भाई आईसीआई के मटेरियल को कभी भी इग्नोर मत करो सीए के कोई भी लेवल पे। फिर वो प्रैक्टिस पेपर्स को ही सॉल्व नहीं करते जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि एग्जाम का कैसा होने वाला है माहौल, कितने लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम्हारा कैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस रहने वाला है, तुम उस न्यू एक्सपीरियंस को कैसे अडेप्ट करने वाले हो। जब तक तुम ये ही पता नहीं करोगे तो तुम्हारा आगे का जर्नी जो है वो 100% अच्छा होगा ये कैसे बोलोगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कोप अप कर ले उस एनवायरनमेंट को, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन मैं वो बाकी के भी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ इसीलिए पास नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने वो माहौल, वो एनवायरनमेंट को कभी फील ही नहीं किया। तो प्लीज डू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स। आईसीए की मॉक टेस्ट आती है, उनको एक प्रॉपर 2 घंटा 3 घंटे का टाइम लो। तुम जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, वैसे तुम्हें एग्जाम देनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई तुम टेस्ट सीरीज ही लगा लो या फिर व्हाटएवर एक्सवाइजेड बहुत सारा दो। अपने सेल्फ स्टडी के बेसिस पर करो ना, मॉक टेस्ट निकालो, दो, उसको सजेस्टेड आंसर से मैच करो, देखो कहाँ पे गलतियां हो रही है। आई एम श्योर यू विल विन दिस, यू हैव गॉट दिस। ओके, देन ओके, रिवीजन को स्किप कर रहे हो। क्यों रिवीजन स्किप क्यों कर रहे हो? रिवीजन आपका स्टडी प्लानिंग ही ऐसा होना चाहिए, 60 दिन का प्लानिंग ही ऐसा होना चाहिए कि पहले 30 दिनों में आपका जो पहले 30 दिनों में जो है आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए, अगले 15 दिनों में जो है वो चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, और अगले 15 दिनों में जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब सेकंड रिवीजन होनी चाहिए। ये पैटर्न आपका होना चाहिए 60 दिन का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर एकदम माइक्रो प्लानिंग के ऊपर कि 30 दिनों में कैसे कौन से चैप्टर्स को कैसे करना है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर हो जाओ। ओके, आई लाइक रियली वांट कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सफर ना करे, बिकॉज आपके पास सोल्यूशन है, जस्ट द थिंग इज यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आपको अगर अवेयरनेस आ जाएगी कि आपको कौन से चैप्टर्स को कैसे हैंडल करना है, आपको उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं ऑडिट के ऊपर भी मैं ऑलरेडी माइक्रो प्लान दे चुकी हूँ, पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज मेरे ऐप पर फ्री रिसोर्सेज के नाम पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो कि कैसे माइक्रो प्लान बनाया जाता है। ऑडिट का रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आप खुद अपने लिए माइक्रो प्लान बना लो, है ना। चैप्टर वाइज, वेटेज वाइज मैंने पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें फॉलो की जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट योर कॉन्फिडेंस इफ यू आर गोइंग टू डू व्हाटएवर आई हैव सेड यू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको माइक्रो प्लान बताऊं तो जस्ट अ मिनट, या फ्री रिसोर्सेस में या माइक्रो प्लान देखो, 30 दिन में मैंने सीए इंटर वालों के लिए माइक्रो प्लान बनाया है चैप्टर एंड वेटेज वाइज। तो इस तरीके से आपको आपका भी माइक्रो प्लान बनाना है। 30 दिन में वो लोग पूरा ऑडिट को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, पेज वाइज एंड वेटेज वाइज रख के मैंने माइक्रो प्लान बनाया है, तो आप भी इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर अब 60 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही चीज है, फॉलो 3 सिंपल सिस्टम, स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। कंसिस्टेंसी इज द ओनली के, अब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक, अगेन जो मैं आपको बोला है, मैंने जो भी स्ट्रेटेजीज आपको बताई है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखित में दी है, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फॉलो आईसीआई मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 2,
राइटिंग प्रैक्टिस करो, आरटीपी मॉक टेस्ट, फास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जिससे इंप्रूव होगा आपका स्पीड, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस। स्ट्रेटेजी नंबर 3, गिव मॉक टेस्ट। मैंने मेंशन किया हुआ आईसीआई के वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उसको दो, और जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब देना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, इससे आपको इंप्रूव होगा, सेल्फ एनालिसिस होगा, एग्जाम का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। रियल एग्जाम प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको मेंशन किया है वो होगा। स्ट्रेटेजी 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। लिटरली लोग कहते हैं मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता। तुम सीए क्यों कर रहे हो अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते? सीए डिमांड करेगा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, तो आपको अभी से हैबिचुएटेड होना पड़ेगा एक स्टडी प्लान बनाने के लिए। एंड स्टडी प्लान ऐसे नहीं कि आपको हर दिन उसको फॉलो करना है, लेकिन भाई एक एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मेरा ऐसे ऐसे प्लान है। चलो एक आध दिन चीट डे हो सकता है, 2 दिन चीट डे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 100% वो फॉलो करना चाहिए, बट आपको अभी से हैबिट डालनी पड़ेगी। अब स्टडी प्लान को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको एक डिटेल वर्जन में मैं आपको बता सकती हूँ। स्टडी प्लान में सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए आपका, चैप्टर वाइज आप कैसे कंप्लीट करने वाले हो, कितने दिनों में कंप्लीट करने वाले हो। एंड अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए तो आप मेरे ऐप पर आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे मेंटरशिप लेता है मैं उनको फ्री में स्टडी प्लान बना के देती हूँ, एंड वीकली अपडेट्स भी लेती हूँ उनसे एग्जाम के लास्ट दिन तक, ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहे एंड उनकी जो गाइडेंस है वो सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही आपसे कहूंगी कि भाई सीए फाउंडेशन है इम्पॉसिबल नहीं है, जितना स्टूडेंट्स इनको हाइप करके रखा लो सीए फाउंडेशन बहुत टफ है बहुत टफ है, हाँ टफ है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं आज के डेट में भी, तो तुम क्यों नहीं क्लियर हो रहे हो यार, ठीक है। तुम तो यार 11th और 12th से आजकल सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सीए फाउंडेशन डाल दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन का पूरा साल उनको खींचते हैं, तो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्यों? बिकॉज यू आर लैगिंग बिहाइंड समथिंग। आज के वीडियो में आपको समझ गया होगा कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, तो उन उन चीजों को इंप्रूव करो। एंड 60 डेज का प्लान मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुकी हूँ, उससे बेटर क्या चाहिए? 30+15+15 ये पैटर्न को फॉलो करो। माइक्रो प्लान बनाओ, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया है उस हिसाब से माइक्रो प्लान बना लो, कोई आपको पास होने से नहीं रोकेगा, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे पड़ता है? सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन में पड़ता है। एंड लास्टली मैं मेंशन कर चुकी हूँ, अगर आपको स्ट्रक्चर स्टडी प्लान चाहिए, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए और कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, एंड आप वहाँ पे जाके आप मुझे या तो इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करो या फिर तो मेंटरशिप आप ले सकते हो, एंड उसके थ्रू मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ, ताकि आप जो है वो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिया होगा, आपको बहुत ज्यादा एक आपको कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए वो उस चीज में आप लोग आपको एक हेल्प मिल गई होगी। तो आई थिंक क्योंकि किस चीज की वैल्यू जब उतनी ही होती है, क्योंकि अगर उसको अपन शॉर्ट में अगर कन्वे कर पाते हैं उस चीज को, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मैं उसी चीज को बार बार रिपीट करूंगी तो आप सब बोलोगे, आज के स्टूडेंट्स को ना जेनजीज बोलोगे क्या मैम बार बार वही रिपीट कर रहे हो, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूंगी, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की फीलिंग्स को, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स होते हैं बोर जल्दी, है ना, पेशेंस नहीं रहता। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। बाय बाय।